नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर वाटर स्टोरेज टैंक के बारे में कि हमारे पास जो फायर वाटर स्टोरेज है वो कितनी देर तक चलेगा। और बहुत सारे लोगों के अंदर उनके जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे पंप डिज़ाइन किए गए हैं और जो स्टोरेज टैंक बनाया गया है वो किस हिसाब से बनाया गया है। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी आते हैं कि सर फायर पंप कितने एचपी का होना चाहिए, सर फायर पंप का जो आरपीएम है वो कितना होना चाहिए। तो भाई साहब ये डिपेंड करता है हमारे वर्क प्लेस पे जो 1000 से उसके ऊपर एचपी का कोई फिक्स नहीं है। कोई भी मोटर ये फिक्स नहीं है कि आपको इतनी ही एचपी की लगानी है और इतनी ही आरपीएम की लगानी है, ऐसा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है आपके वर्क प्लेस में जो 1000 से उसके ऊपर 1000 काउंट किया जाता है और उसके लिए आपको फायर लोड पढ़ने की ज़रूरत है। फायर लोड का चैप्टर पढ़िए, उससे आपको समझ आएगा। और फायर लोड के ऊपर पूरा का पूरा फायर का इंस्टॉलेशंस डिपेंड होता है, उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अब वो भी कैसे किया जाता है? अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर 1000 से वो लो 1000 है, ठीक है, या आपकी कंपनी के अंदर मानो, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर लो 1000 है। फायर लोड की 3 कैटेगरी होती हैं, लो, मिडल और हाई। लो, मिडल और हाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमारी बिल्डिंग के अंदर फायर लोड गिना जाता है, मान लिया वो आ गया लो में, लो कैटेगरी में, और लो कैटेगरी के हिसाब से इंजीनियर उसको कैसे डिजाइन करता है। मान लिया लो कैटेगरी के हिसाब से आपके वहाँ पे जो फायर पंप है वो लगना है 75 एचपी का। कौन सा? जॉकी पंप, सपोज दैन कोई भी, वो 75 एचपी का लगना है। तो ये क्या करेगा, ये 100 एचपी का लगाएगा। आप इससे कम नहीं लगाओगे, कम से कम 25% ज़्यादा ही लगाओगे। अब वो क्यों लगाओगे? सपोज करो आपकी कंपनी के अंदर 4 यूनिट बनाई गई या 4 छोटे छोटे प्लांट बनाए गए या छोटी छोटी यूनिट है, ठीक है। उसको रिक्वायरमेंट किसकी? उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंप को डिजाइन किया गया और वो बनाया गया है 25 एचपी का, 75 एचपी का, सॉरी 75 एचपी का। और 75 एचपी का है, वो पानी भी उतना ही देगा उसी के हिसाब से। और कल को आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी कंपनी के अंदर यूनिट को बढ़ाना है, या किसी कारण से आपकी कंपनी का जो माल है वो बाहर नहीं भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, सपोज करो ऐसे अभी की तरह लॉकडाउन लग गया, अब सारा का सारा सामान वहाँ पे स्टोरेज कर दिया और किसी कारण से वहाँ पे आग लग गई। आग लगने से क्या होगा, आपको ये श्योर करना है कि एक ही साथ में 2 जगह पे, एक ही साथ में 2 यूनिट में आग लग गई है और दोनों को एक साथ बुझाना है। उसके हिसाब से पूरा का पूरा पंप हाउस और फायर वाटर टैंक डिजाइन किया जाता है। अब 2 घंटे तक लगातार आप बुझा रहे हैं आग को, तो मोटर भी तो लगातार चल ही रही है और उसको उतनी पावर की भी ज़रूरत है, इसलिए एचपी रखा जाता है। अब आपको यूनिट, आप सपोज करो कि वो बढ़ने के कारण आपके स्टोरेज में भी जा लगी, तो वो क्या होगा, आपकी मोटर की कैपेसिटी तो 75 एचपी थी, अब आपको और भी आग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो 25% ज़्यादा बनाया जाता है, मोटर को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया मोटर के एचपी का, और आरपीएम भी उसी के हिसाब से डिजाइन होते हैं। जब एचपी बढ़ गया तो आरपीएम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा हमारे वर्क प्लेस में भी, बिल्डिंग में ही लगा लो,
आप देखना ज़्यादातर 50 लीटर, 50,000 लीटर और 1 लाख लीटर के मिलेंगे स्टोरेज टैंक। मान लिया 1 लाख लीटर का है, ठीक है। 1 लाख लीटर का जो स्टोरेज टैंक है वो क्यों बनाया गया है? एक टाइम में 2 फायर, एक ही टाइम में 2 फायर, यानी 2 जगह पे, एक ही टाइम में 2 जगह पे आग लगी है और दोनों को बुझाना है। अब ये दोनों बुझा दिए, उसके बाद भी आपके पास 50% पानी का स्टोरेज बचा रहना चाहिए। इनके बाद भी 50% स्टोरेज बचा रहना चाहिए। इसके हिसाब से पानी का स्टोरेज टैंक डिजाइन किया जाता है। अब एक तो ये हो गया, अब 2 बड़ी फायर होगी। अब बड़ी फायर किसको बोलेंगे भाई? आपके दिमाग में बड़ी फायर बोले तो बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर में आग लगी तो बड़ी फायर होगी, वो नहीं होती। बड़ी फायर वो होती है जिस आग को बुझाने में कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। आप 2 घंटे मान के चलो, वो डिपेंड किस पे करता है। 1 घंटा होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, 2 घंटे होते हैं कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर हजार ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे 2 घंटे रखा गया है। 2 घंटे तक आप लगातार फायर फाइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका 50% पानी का स्टोरेज बचा रहना चाहिए। क्योंकि सपोज करो आपने 2 घंटे तक फायर फाइटिंग की, आपका पानी का स्टोरेज गायब हो गया। अब गायब हो गया तो पानी भी गायब हो गया। मान लिया 50% अभी नहीं है हमारे पास, 2 फायर फाइटिंग की, दोनों के साथ में पानी भी गायब हो गया, ख़त्म हो गया। भगवान ना करे फिर आग लग जाए कहीं पे दूसरी जगह, आपके पास तो पानी ही नहीं है, वो तो पूरा ही जल जाएगा सब कुछ। तो इसलिए 50% मार्जिन रखा जाता है। फायर में हमेशा सेफ्टी मार्जिन लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ का। BA सेट के तरह हर चीज़ का सेफ्टी मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो 50% सेफ्टी मार्जिन के लिए पानी का स्टोरेज रखा जाता है। तो इस हिसाब से स्टोरेज टैंक को डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं फायर वाटर, जो कि टेरेस पे होता है। आपने देखा होगा अंडरग्राउंड भी मिलेगा टैंक और ओवरहेड पे भी मिलेगा। अब वो दोनों ही क्यों बनाए हैं? अब ऊपर 20,000 या 10,000 लीटर का या 15,000 लीटर का कोई भी स्टोरेज वाटर टैंक रख दिया, उससे अच्छा तो हम एक बड़ा नीचे ही बना लेते, जो 1 लाख का बनाए 1.5 लाख का बना लेते। फिर ऊपर ओवरहेड क्यों बना दिया? तो जो ओवरहेड टैंक बनाया जाता है वो बनाया जाता है ग्रेविटी फोर्स देने के लिए, और ज़्यादातर स्प्रिंकलर की जो लाइन होती है उसमें ग्रेविटी फोर्स देने के लिए बनाया जाता है ग्रेविटी प्रेशर। अब ग्रेविटी प्रेशर बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत यहाँ पे फॉलो होता है। कोई भी ऊपर फेंकी गई चीज़ नीचे आती है। आप 1 गिलास पानी लेना, उसको ऐसे छोड़ना, नीचे पटपट की आवाज़ आएगी, पूरी स्पीड से गिरेगा। उसको फिर ऊपर से लेके जाना, उतना ही ऊपर लेके जाना और ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा, क्योंकि भारी चीज़ नीचे की तरफ गिरती है और जितना ऊपर जाएगा उस स्पीड में दौड़ेगी। ऊपर से भी ग्रेविटी प्रेशर आपको मिलेगा। सपोज करो आपके पंप सारे के सारे फेल हो गए, उसके बाद आप ऊपर वाले से फायर फाइटिंग करते रहो। प्लस स्प्रिंकलर लाइन ऑटोमेटिकली प्रेशर देगी ही देगी, भले ही आपका पंप भी ना चले। ठीक है, जो स्प्रिंकलर की लाइन होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। आपके राइजर से भी और ओवरहेड टैंक से एक दूसरे से सर्कुलेट करती है वो। ठीक है, इसलिए ओवरहेड टैंक
बनाए जाते हैं और उसको सेफ्टी मार्जिन के लिए भी रख लेते हैं। अब डिपेंड करता है, अब आप बोलेंगे कि स्टोरेज टैंक कहाँ पे बनाया जाता है और कहाँ पे नहीं। आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो मिनिमम 50 फीट तक होनी चाहिए, उसके बाद आप स्टोरेज टैंक इंस्टॉल करेंगे। मिनिमम 50 फीट, 50 फीट से ऊपर है तो आपको, या 50 फीट है तो आपको स्टोरेज टैंक लगाना ही पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, वहाँ पे कितना हज़ार से उसके हिसाब से ऊपर वाले को डिजाइन किया जाता है। अब जिसकी हाइट 100 फीट हो जाती है, 100 फीट पे आपको 15 से 20 हज़ार लीटर का टैंक बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं स्टोरेज टैंक और पंप को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको वो 2 घंटे बताए थे वो हर चीज़ पे अलग अलग फॉलो होते हैं। वो कैसे? बिल्डिंग के लिए उसका टाइम ड्यूरेशन दूसरा होता है, केमिकल प्लांट के लिए टाइम ड्यूरेशन दूसरा होता है, रिफाइनरी के लिए टाइम ड्यूरेशन दूसरा होता है। किसी में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हज़ार कम होता है तो 2 घंटे हैं, उससे बड़ी कंपनी का कोई 1000 है तो उसके 3 घंटे हो जाएंगे, और केमिकल प्लांट वगैरह है तो 4 घंटे हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग होता है। आप बिल्डिंग से जाके किसी भी रिफाइनरीज या कंपनी में जाके ऐसा मत बोलना कि 2 घंटे फायर फाइटिंग होनी चाहिए, उसका अलग अलग होता है। ये मैंने आपको बिल्डिंग का बताया, और रिफाइनरीज और केमिकल प्लांटों में 4 घंटे का होता है। तो आज की वीडियो इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।